अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद और मैं हूं साजिद हसन। कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुजाहिद बरेलवी साहब आज मौजूद नहीं है, तो शो को कंडक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। आज के शो के एजेंडे की अगर बात की जाए तो बिलाखिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और लॉन्ग मार्च जुमे से इसका स्टार्ट होगा और लिबर्टी मार्केट मरकज़ होगा जहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। इस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अरशद शरीफ साहब का गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि रात गए जस्ते खाकी इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि इनका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अदालती कमीशन कायम करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनकी सरबराही में अदालती कमीशन कायम किया था और एक 3 रुकनी कमेटी थी जिसका ऐलान किया गया था और ये 3 रुकनी कमेटी तहकीकात के लिए कीनिया रवाना हो चुकी है। इसमें IB, FIA और ISI के सीनियर अरकान जो हैं ये शामिल हैं। इस पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में 27 अक्टूबर कश्मीर का यौम सियाह के तौर पर कश्मीरी मनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक एहतजाज होता है कि 75 साल से जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, कत्ल हुए हैं, हिरासती कत्ल हुए हैं, जाली मुकाबले हुए हैं और कई इंसानी जानें इसमें ज़ाया हो चुकी हैं, तो अलामती तौर पर 27 अक्टूबर को पूरी दुनिया में यौम सियाह मनाया जाता है कश्मीर के हक़ खुद इरादियत को देखते हुए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की और इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार राना अब्दुल रफ़ हमारे साथ मौजूद होंगे और GTV न्यूज़ की नुमाइंदा आस कौसर भी इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी। सबसे पहले रुख करते हैं आसिया कौसर की जानिब। आसिया, ज़रा बताइएगा, अभी तो लॉन्ग मार्च जुमे से स्टार्ट होगा और कुछ दिन के बाद जाकर ये इस्लामाबाद पहुँचेगा, पहुँचता भी है या नहीं? उससे पहले ही अगर मुतालबात, जो एक मुतालबा इमरान खान साहब का है कि अर्ली इलेक्शन हो या कम अज़ कम इलेक्शन की डेट ही उनको मिल जाए, वो मुतालबा अगर पूरा नहीं होता तभी इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आसिया, ज़रा बताइएगा कैसी सूरत हाल है, कोई नई अपडेट आप तक पहुंची है इस हवाले से और इस्लामाबाद में इस वक्त कैसा माहौल है लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस होने के बाद? लॉन्ग मार्च की डेट तो अभी अनाउंस हुई है, लेकिन इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद इंतजामिया की या वफाकी हुकूमत की, तो उनकी तैयारियां उस वक्त से शुरू हैं जब से उनको ये पता चला था कि शायद इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च की डेट तो अभी खान साहब ने कल जो है वो डिसाइड किया कि जुमे के दिन जो है वो लॉन्ग मार्च निकलेगा। उनके मुतालबात यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को पता है कि उनके मुतालबात जो है उन्होंने नहीं माने, इसीलिए जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत जो है वो उस लॉन्ग मार्च को रोकने की और उसमें रुकावटें डालने की हर मुमकिन जो है वो तैयारियां और कोशिशें उनकी जारी है। अगर हम बात करें कि क्या तैयारियां की गई हैं, तो अब तक जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए जो पुलिस अफसरान थे उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं कि कितने पुलिस अफसरान जो है वो तैनात किए जाएंगे, FC हलकार कितने होंगे, साथ ही साथ जो सिंध से और दीगर सूबों से पुलिस मंगवाई गई है उसकी नफरी प्रॉपर एक प्लान जो है वो लॉन्ग मार्च का तैयार कर लिया गया है। मजमूई तौर पर जो है वो 13,086 अफसरान और एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे, जिनमें जो है वो 2 DIGs शामिल होंगे, 4 SSP और 11 SPs जो है वो इस सारे लॉन्ग मार्च की जो सिक्योरिटी होगी और जो इंतजामात होंगे उनकी निगरानी करेंगे। इसी तरह 30 से ज्यादा जो है वो ASPs और DSPs तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस की मजमूई तौर पर 4,190 अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे, 4,265 FC के एहलकार होंगे। दूसरी जानिब अगर हम रेंजर्स की बात करें तो 3600 रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। सिंध पुलिस के 1022 अफसरान और एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह जो है वो आंसू गैस के शेल्स की अगर हम बात करें तो आंसू गैस जो गन है जो जिससे आंसू गैस जो है वो फायर की जाती है, उसके 616 गन्स जो है वो मंगवाई गई हैं और 50,000 से ज्यादा जो है वो शेल भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को और जो FC हलकार, रेंजर्स और सिंध पुलिस जो तैनात की गई है उनको जो है वो काम कर दिए गए हैं। 12 बोर गन्स जो है वो 6,011 12 बोर गन्स जो है वो काम की गई है। 36,700 राउंड जो के 12 बोर गन से फायर किए जाते हैं वो भी पुलिस को दे दिए गए हैं। 2,430 मास्क हैं और 374 गाड़ियां हैं जो पुलिस को फराहम की गई हैं, जिन 374 गाड़ियों के थ्रू जो है वो पूरे इस्लामाबाद के अंदर और लॉन्ग मार्च के दौरान जो सिक्योरिटी के इंतजाम को मॉनिटर करेंगे उसके लिए इतनी गाड़ियां जो है वो काम की गई हैं। दूसरी जाने 17 जो है वो पेपर बॉल गन्स और 4,000 पेपर बॉल जो है वो भी काम कर दिए गए। तमाम पुलिस और अफसरान को ये हिदायत जारी की गई है कि गैर मुसल्ला रहें। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि गैर मुसल्ला रहें और दूसरी जानिब जो है वो आंसू गैस शेल्स फराम किए जा रहे हैं, मास्क फराम किए जा रहे हैं, पुलिस को गाड़ियां दी जा रही हैं, साथ ही साथ 12 बोर गन्स जो है वो भी पुलिस को काम किए हैं।
और इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद शहर जो है वो कंटेनर्स के हसार में है। आप जिस तरफ नजर दौड़ाएंगे आपको हर तरफ जो है वो कंटेनर्स नजर आएंगे। इससे कबल जब भी लॉन्ग मार्च होता था तो मोस्टली जो है वो सील किया जाता था रेड जोन को, कि रेड जोन के अतराफ में जो है वो कंटेनर्स लगाए जाते थे। लेकिन जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो वफाकी हुकूमत ने भी ये ठान ली कि उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अगर हम रुकावटों की बात करें तो यकीनी तौर पर जब लॉन्ग मार्च भरपूर तैयारियां की हुई हैं आसिया, इंतजामिया ने और वफाकी हुकूमत ने भी। साथ रहेगा हमारे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि पड़ाव किधर होगा अगर लॉन्ग मार्च यहाँ आता है। राना अब्दुल रब साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जरा ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब ने ये जो आखिरी पत्ता शो किया है, इससे पहले तमाम तर वो जो जिम्मेदारियां थीं जिनको अदा करना चाहिए था, जो जो तरीके थे जिनको इख्तियार करना चाहिए था कि लॉन्ग मार्च के बगैर उनके तमाम तर मुतालबात जो है वो पूरे हो जाएं, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की, आखिरी हद तक गए और उसके बाद जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो लॉन्ग मार्च का बिलाखिर ऐलान करना पड़ा? क्या ये सब कुछ ऐसे ही हुआ है या इसमें कोई तब्दीली हुई है? अच्छा, इसमें ये देखें साजिद साहब के ना लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं हो गया। उसकी इमरान खान साहब ने अपनी जितनी कोशिश थी वो की। 2 दफ़ा आपको पता है ऐवान सदर में भी मुक़तदरा हलकों से उनके मुज़ाकरात चलते रहे, बाकी हुकूमत से भी उनके बैकडोर राब्ते रहे। और ये जो लॉन्ग मार्च है, ये लॉन्ग मार्च पुरअमन रहेगा, ये बाकायदा तयशुदा फार्मूले के तहत हुआ है। अभी जो आप हमारी जो नुमाइंदा बता रही थी, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन जो अब तक की मेरी ख़बर है या मेरी जो अब तक की जो मुक़तदा हलकों से या ज़राए से जो बात हुई है वो यही है कि ये जो पूरा का पूरा जो लॉन्ग मार्च है ये पुरअमन होगा। उसकी आप बुनियादी वजह देखें कि ये 24 को, ये जुम्मे को 11 बजे लिबर्टी से शुरू हो रहा है और ये एक दिन पूरा लाहौर में भी रहेगा। उसके बाद ये 4 नवंबर को जाके ये इस्लामाबाद पहुँचेगा। अच्छा, इसके बाद इनके इंतज़ामात को अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 6-6 हज़ार हर डिस्ट्रिक्ट के जो ज़िले उनकी तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको कह दिया गया कि 6000 जो अरकान हैं वो लेके वहाँ पहुँचें और फिर उनको पॉइंट दे दिए गए हैं। जो गिलगित, जो आज़ाद कश्मीर से आएंगे वो बाराकू में इकट्ठे होंगे और जो KPK से आएंगे उनको टैक्सला में कहा है कि आप वहाँ रुक जाएं। और जो इधर साउथ पंजाब और जो इधर से आएंगे मियाँ वाली डेरा इस्माइल खान से, उनको कहा गया कि हकला में रुकें। और जब तक के रावलपिंडी में इमरान खान साहब की क़यादत में वो जुलूस लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचता, उस वक्त तक ये सारे अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। और फिर ये पिंडी में जो है नवाज शरीफ पार्क, उसमें ये सारे इकट्ठे होंगे। उससे फिर इमरान खान साहब की क़यादत में ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ जो देखें कि वो टाइमिंग की देखें साजिद साहब, वो बड़ी अहम है कि अगर आप माजी में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो माजी में अपना लॉन्ग मार्च किया था तब भी हमारे चाइना के साथ मामलात चल रहे थे। और अब भी 1 नवंबर को वज़ीर आज़म साहब तमाम की थी और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। अब राना अब्दुल रब साहब आपका और आसिया कौसर हमें अपडेट कर रही थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अभी ब्रेक लेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का बिलाखिर पोस्टमार्टम हो गया है और इतनी ताख़ीर क्यों हुई है इस पर हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद में इस वक्त कैसा माहौल है, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इस पर क्या राय रखते हैं, और पिम्स अस्पताल में इस वक्त कौन कौन से अफराद मौजूद हैं, कैसा माहौल है, जानेंगे। हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहाँ मौजूद होंगी पिम्स से, और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आफ्ताब जहाँ का रुख करते हैं। आफ्ताब, जहाँ आप मौजूद है इस वक्त पिम्स अस्पताल में, कैसी सूरत हाल देख रही हैं आप यहाँ पर, और इतनी ताखीर की वजह क्या है? पोस्टमार्टम इतनी ताखीर से क्यों हुआ, क्या बता रही है इंतजामिया? जी बिल्कुल, जैसे कि सुबह जब अरशद शरीफ जो है उनकी जस्ते खाकी, उनकी मैयत, क्योंकि रात 1 बजे जब उनको इस्लामाबाद पहुंचाया गया था तब उनकी जस्ते खाकी जो है वो कायद आज़म अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया था। उनके अहले खाना और जो लवाहिकीन जो एयरपोर्ट पहुंचे थे उनको दीदार कराने के बाद उनको निजी अस्पताल जो कायद आज़म अस्पताल है वहाँ के सर्द खाने में उनको शिफ्ट किया गया था, वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम आज सुबह 12 बजे उनको पिम्स अस्पताल
अस्पताल जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जो है वो यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर मुंतकिल किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में सुबह से इस बात पर बहस मुबाहिसे चलते रहे कि उनका पोस्टमार्टम आया कायद-ए-आज़म अस्पताल में ही कराया जाएगा या फिर पिम्स अस्पताल में। ताहम हुकूमत की जानिब से पॉली क्लिनिक अस्पताल जो है वहाँ पर भी बातचीत की गई, क्योंकि पिम्स अस्पताल में जो इब्तिदाई जो खबर आ रही थी और अभी यही है कि पिम्स अस्पताल का जो पोस्टमार्टम रूम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया जो है वो पोस्टमार्टम के लिए इनकारी हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जब कायद-ए-आज़म अस्पताल और पॉली क्लिनिक अस्पताल से भी इस बात का इनकार किया गया कि वहाँ से पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो सकेगा, तब जाके पिम्स अस्पताल में इस बात की तस्दीक की गई कि बोर्ड जो है वो तश्कील दे दी गई है। चुनांचे जो पहले मरहला था उसमें 6 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है, लीगल बोर्ड है, उनकी टीम जो है वो तश्कील दी गई थी, जो कि फरा जो कमाल है उनके सरबराही में वो बोर्ड जो है उनका पोस्टमार्टम करा था। लेकिन जब उनके अहले खाना वापस अस्पताल पहुँचे तो उन्होंने दोबारा से ये दरख्वास्त की कि ये 6 रुकनी बोर्ड के साथ साथ 2 और जो बोर्ड है मेडिकल टीम जो है उनको शामिल किया जाए, जिसके बाद मज़ीद जो इमरजेंसी बुनियाद पर 2 और डॉक्टर्स जो है उनको तलब किया गया, जिसमें ENT डॉक्टर और OMFS डॉक्टर्स जो है उनको भी उस मेडिकल बोर्ड। अच्छा, तो ये तो आफ्ताब जान, ये पता चल गया कि ताख़ीर की वजूहत क्या थी, बोर्ड छोटा था उसको बड़ा करवाया गया और अस्पताल का भी फैसला। ज़रा ये बताइएगा इस वक्त इनकी बॉडी किधर है, कहाँ, अब यहीं रखा जाएगा, इसको कहीं और दोबारा कायद-ए-आज़म अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, और उनके अहले खाना किधर हैं, क्या कुछ कोई बात हुई है उनसे? बिल्कुल, क्योंकि पिम्स अस्पताल जो है वो उनको सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए जो है वो शिफ्ट किया गया था, मुंतकिल किया गया था, क्योंकि यहाँ से उनका पोस्टमार्टम जो है वो होना था। एक्सरे हुए, CT स्कैन हुआ और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पोस्टमार्टम जो है यहाँ से होने के बाद, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे कि पिम्स अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। उनके अहले खाना जब से उनकी मैयत को यहाँ पर मुंतकिल किया गया था वो यहीं पर मौजूद थे। उनकी अहलिया जो जवेरिया है वो यहाँ पर पहुँची थी, उनको जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी जानिब से कुछ टाइम के लिए रोका भी गया, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद उनको वापस कायद-ए-आज़म अस्पताल का जो सर्द खाना है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। उसकी वजूहत ये है कि यहाँ पिम्स अस्पताल का जो सर्द खाना है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर रखने की गुंजाइश नहीं थी, तो इस वजह से उनको वापस से कायद-ए-आज़म अस्पताल के जो सर्द खाना है वहाँ पर। आफ्ताब साथ रहिएगा, हमारे साथ सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद है। भट्टी साहब, मैयत तो अब दोबारा कायद-ए-आज़म अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है 2 बार, एक दफ़ा कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद अब पाकिस्तान आने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। क्या कीनिया से जो रिपोर्ट आती पोस्टमार्टम की वो उसकी बुनियाद पर तहकीकात नहीं हो सकती थी, या इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान में पोस्टमार्टम किया जाए? और दूसरी बात यह है कि जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उसके अंदर बड़े सीनियर अरकान शामिल हैं और वो कीनिया भी रवाना हो गए हैं, कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? साजिद, देखिए, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत पर हर पाकिस्तानी, हर शख्स इंतहाई गमज़दा है, दुख से भरा हुआ है। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से जब उनकी मैयत यहाँ पर पहुँची तो उसके बाद जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे होना ज़रूरी थे। बुनियादी तौर के ऊपर जो पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला था कीनिया में, उन्होंने इस मामले को परसूख किया, वहाँ पर भी पोस्टमार्टम हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस आलमी सतह के ऊपर ये मामला हाईलाइट हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया है, उसको कवरेज दी है, तो इस बात का इम्कान है। और बिलखसूस यूनाइटेड नेशन की जानिब से भी एक बयान आया, तो अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई तहकीकात फर्दर होना है तो उसके लिए ज़रूरी था कि जहाँ पर ये हादसा जहाँ पर ये वकूअ पज़ीर हुआ कि वहाँ पर भी उसकी पोस्टमार्टम उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि वफाकी हुकूमत भी इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई देती है। उन्होंने भी यहाँ पर पहले तो आज सुबह एक 3 रुकनी कमेटी, आला सतही तहकीकाती कमेटी कायम की गई, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन उससे कुछ लम्हों बाद उस नोटिफिकेशन में तरमीम की गई और 3 रुकनी के बजाय 2 रुकनी कमेटी कर दिया गया, जिसमें अब एक FIA के ऑफिसर है अतर वहीद, और जबकि IB से शाहिद जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं, वो रवाना हुए हैं। वो इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे उन मामलात के लिए कि जो पाकिस्तान में इस मामले की जो लीगल प्रोसीडिंग्स फर्दर होना है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि उसका पोस्टमार्टम हो। और आपको ये बात भी
चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी कि कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में जब डेड बॉडी पहुंचाई गई, वहाँ पर उसको आप उनकी डेड बॉडी को रख सकते हैं, लेकिन कानूनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी है कि उनका जो पोस्टमार्टम है वो सरकारी हॉस्पिटल में होता। तो अब ये प्रोसेस, कानूनी तकाज़े तो पूरे हो रहे हैं और उनकी फैमिली की जानिब से ये अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि कल यानी कि जुमेरात के रोज़ यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा के अदा करने के बाद उनकी इस्लामाबाद में उनकी तदफीन की जाएगी। लेकिन इस केस के साथ जो बहुत से जो मामलात, जो हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं, जो बहुत से सवालात उठे हैं, और बिलखुसूस पाक फ़ौज की जानिब से भी एक बहुत भरपूर बयान सामने आया, जिस तरीके से कुछ ऐसे लोग जो मज़मूम मकासद की हसूल के लिए वो इस सारे मामले को एक मखसूस रंग देने की कोशिश कर रहे थे, और अपेरेंटली और प्राइमा फेशी बहुत सी ऐसी कुव्वतें भी इसके अंदर उनका रोल हो सकता है जो बैरूनी ममालिक से दुश्मन मुल्क ताकतें कोई ऐसी कार्रवाई में मुलविस हो सकती है। तो बहुत से एस्पेक्ट्स को भी देखा जाना है। तो उस मकसद के लिए ज़रूरी है कि जो आगे इस में इसकी कार्रवाई इस मामले के आगे बढ़ना है, और बिलखसूस आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आई उसको भी मलहूज़े खाते रखा जाएगा। जब तहकीकात का दायरा कार आगे बढ़ेगा तो यकीनी तौर के ऊपर उन्हें भी बुलाया जाएगा कि किस तरीके के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि उन्हें पहले से पता था कि ये सब कुछ होगा। अरशद शरीफ ने उन्हें बताया था, और बहुत से कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अरशद शरीफ को ये सजेस्ट किया गया इमरान खान की जानिब से कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ दें। और फिर हमने देखा और ये इतलात भी सामने आई कि उनके साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके साथ थे जब उन्हें पेशावर एयरपोर्ट से जब वो रवाना हुए। तो बहुत से इस केस के बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ, इस सारे मामले के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी तह तक पहुंचना है ताकि जो अरशद शरीफ मरहूम की फैमिली है वो भी इंसाफ की मुंतजिर है। यकीनन इंसाफ होना चाहिए और इसकी कत्ल की तह तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए कमेटी जो तश्कील दी गई है उसने काम भी शुरू कर दिया। भट्टी साहब साथ रहिएगा, मैं आफ्ताब जहां का दोबारा प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आफ्ताब जरा बताइएगा, कल तदफीन होगी उनकी, ऑफ द रिकॉर्ड आपकी ऑफ कैमरा लोगों से भी बात हुई होगी और फैमिली मेम्बरान से भी बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, और जिन जिन लोगों के लिए इंतज़ार किया जा रहा था कि बैरून मुल्क से लोग आएंगे, उनके कोई रिश्तेदार वगैरह आएंगे, सब लोग कल तक आ जाएंगे और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जब पिम्स अस्पताल उनकी जस्ते खां की यहाँ पर पिम्स अस्पताल जब मुंतकिल की गई तब कायद-ए-आज़म अस्पताल से उनके बच्चे जो है और कुछ लवाहिकीन जो है वो उनके हमराह थे जो यहाँ पर आए। ताहम उनसे तो कोई बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि वो अस्पताल के अंदरून अहाते में चले गए थे। लेकिन उनकी अहलिया जो जवेरिया सिद्दीकी है वो जब बात आज यहाँ पर पहुँची तो उनसे गुफ्तगू हुई थी, तो उनका यही कहना था कि जो उनके बेटे हैं, बड़े बेटे, उन्होंने बाहर से आना है तो वो इस वक्त यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार है कि वो कल आज रात उनकी फ़्लाइट है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कल जो फैसल मस्जिद है वहाँ पर नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी 2 बजे के करीब जो है फैसल मस्जिद में। कहा जा रहा है उनके ख़ानदान के जो अफराद है, अहले खाना है, उनकी अहलिया जो है उनका यही कहना था कि फैसल मस्जिद में कल 2 बजे जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद E11 में उनको सुपुर्द खाक किया तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं और उनके जो बेटे का इंतज़ार किया जा रहा है उस हवाले से भी आफ्ताब जहां ने हमें अपडेट किया। आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। और सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, ज़रा मौजूद से हटते हैं और इमरान खान के लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने जुमे को लिबर्टी से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। आपके पास यकीनन सहाफ़ी हैं और अंदरूनी खबरें भी होंगी, क्या लगता है आपको लॉन्ग मार्च का जो इनका मुतालबा है कि इलेक्शन या तो अनाउंस कर दिए जाएं या फिर कम से कम वो डेट दे दी जाए जिसके ऊपर उनको जो है वो किसी तरह तसल्ली मिल जाए? आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान साहब जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो चीज़ हासिल कर लेंगे? साजिद साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च के साथ, धरनों के साथ एक रोमांस जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि जब उन्होंने, वैसे तो कई सालों से वो कहते हैं कि 95 से उनकी जो सियासी जदोजहद है वो जारी है, लेकिन हम अगर 2011-12 की बात करें उसके ऑनवर्ड जो उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि वो समझते हैं
कि वो हुकूमत वक्त के ऊपर अपने चाहने वालों के ज़रिए से, अपने फॉलोअर्स के ज़रिए से, अपने कारकुनों के ज़रिए से दबाव बढ़ाकर अपने मतलूबा वो जो उनके मकासद हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसी तनाजुर में हमने देखा कि 2014 के अंदर भी उन्होंने 126 दिनों का तवील धरना दिया। बहुत सी सपोर्ट उन्हें हासिल थी उस वक्त के वज़ीर दाखिला की जानिब से भी, जो बहुत सी चीज़ें बाद में सामने आई, किस तरीके से उनके साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन थी। बहुत इजीली वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर तमाम चीज़ों को ब्लॉक किया हुआ था। एक बहुत बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि जो कानूनी तौर के ऊपर उस वक्त भी उनके मकसद थे, वो कानूनी रास्ता अडॉप्ट करना पड़ा। तहकीकात हुई, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना, रिपोर्ट सबमिट हुई जो धांधली के हवाले से था। लेकिन वो बड़ी बात जो वो कहा करते थे कि कप्तान की उंगली उठ जाएगी, आप चले जाएं, इतलात सामने आ रही थी कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे वो मुस्ताफ़ी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके चाहने वालों में, उनके कारकुनों की तादाद में इजाफा हुआ, उन्होंने अपनी जद्दोजहद को तेज़ किया। अब वो समझते हैं कि जो डिफरेंट फेजेस से होते हुए उनके जो सियासी कैरियर था एक ऐसी जगह के ऊपर है कि जिसमें वो हकीकी आज़ादी, वो बड़ी तब्दीली वो समझते हैं कि ला सकते हैं। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं भी इस बात की हमें तस्दीक कर रहे थे कि हुकूमत के साथ और कुछ दीगर रेलिवेंट क्वार्टर के साथ उनकी बातचीत जारी है, लेकिन कोई वहाँ ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली उन्होंने अब ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब का यही एक टास्क है, यही एक टारगेट है, यही एक सबसे बड़ा हदफ है कि वो इलेक्शन की तारीख हासिल करना चाहते हैं? वो मुकर्रर वक्त से कब, यानी मार्च और अप्रैल में, कोई और मकासद भी हो सकते हैं। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने अभी बताया कि पिछली बार के वजीर दाखिला जो है वो भी उनसे भी बैकडोर राब्ते रहते थे और कुछ एटीएम्स भी थी जिनके जरिए उनका लॉन्ग मार्च जो है वो 126 दिन तक गया। इस दफा किसका हाथ है, कौन हाथ सर पे रखा हुआ है, कौन कौन से जराए हैं? पिछली दफा तो बहुत कुछ था, इस बार ऐसा क्या है जिसकी वजह से इमरान खान साहब लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर चल रहे हैं और क्या लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच भी पाएंगे? साजिद, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पहुंचना अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर के ऊपर कोई ऐसी रुकावट हायल नहीं होगी कि वो इस्लामाबाद तक ना पहुंच पाएँ। पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, सरकारी मशीनरी की समर्थ पर तो उन्हें सपोर्ट भी हासिल होगी। और जब हमने बात की कि माजी के अंदर बिलखसूस 2014 में उन्हें बहुत सी मल्टीपल साइड से उन्हें सपोर्ट हासिल थी, लेकिन अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब हमने उनकी सारी ख्वाहिशों का अहाता इस बुनियाद पर करना है कि नो डाउट 2014 से ज्यादा इस वक्त उनकी फॉलोइंग है, लोग बड़ी तादाद के अंदर हैं। लेकिन मामला ये है, जो बदकिस्मती से हमें ये लग रहा है कि जितने कारकुन और जितने लोग इस सारे मामले में इमरान खान साहब को परसू कर रहे हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब को भी कि ऐसा लेजिटिमेट रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल, ऐसी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी चाहिए जिससे उनकी एफर्ट्स कैपिटलाइज हो सके, उनके कारकुनों को, पाकिस्तान के अवाम को फायदा पहुंच सके। लेकिन हमें नहीं लगता कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करें, लोगों को मजीद एक्टिवेट करें और बिलखसूस जीटी रोड, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता रहा है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस एफर्ट से आने वाले इलेक्शन के में यकीनी तौर के ऊपर अपने काफी मुश्किल होगा इमरान खान के लिए जो अपने मुतालबात हैं उनको पूरा करवाएं और इस लॉन्ग मार्च के जरिए उनको उस फेस सेविंग भी मिल जाए। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और बात कर रहे थे इमरान खान के लॉन्ग मार्च की। प्रोग्राम में अभी ब्रेक लेंगे, उसके बाद 27 अक्टूबर की बात करेंगे। यौम स्याह पूरी दुनिया में कश्मीरी मनाते हैं, कुछ हासिल वसूल अब तक कुछ हुआ है या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। अभी एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 27 अक्टूबर की अब बात होगी। 27 अक्टूबर वो दिन है जब दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर इस दिन को मनाते हैं और भारत के जो जुल्म है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। भारत के जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ें बुलंद होती हैं। पाकिस्तान अपनी जानिब से पूरी आवाज़ बुलंद कर रहा है और जो कुछ हो सकता है पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की भी ये जिम्मेदारी है कि इस मसले के ऊपर भारत से कुछ पूछ गछ हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी किसी किस्म का कोई
कोई मामला सामने नहीं आया है। इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के मावन खुसूसी नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले नवाबजादा इफ्तिखार साहब की जानिब बढ़ते हैं। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान जो कुछ कर सकता है वो किसी हद तक कर भी रहा है और बहुत कुछ माजी में कर भी चुका है। आलमी दुनिया की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, अक़वाम मुत्तहिदा की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अगर वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे तो किसका गलती है कि ये जिम्मेदारी उनको पूरी करवाने के लिए अपना किरदार अदा करे? शुक्रिया जी। गुजारिश है कि आज से तकरीबन 75 साल पहले जब 24 अक्टूबर को कश्मीरी फैसला किया कि वो इंडिया के खिलाफ अपनी जद्दोजहद करेंगे और ये जो मुआहदा किया था उनके महाराजा ने इनके साथ, बरतानवी साम्राज्य के साथ मिलकर, इनके साथ इंडियंस कांग्रेस के साथ, तो उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला किया कि 27 को वो यौम सियाह मनाएंगे और 27 से 1947 27 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ। पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम सियाह मनाते हैं और पाकिस्तान पहले दिन से, पाकिस्तान का जो स्टांस है अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर है। और हमारा उस वक्त भी स्टांस था, आज भी है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जो है अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की जो वहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनकी आज़ादाना और शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ पर जबर और बर्बरियत इंडियन फोर्सेस वहाँ पर मुजाहरा कर रही हैं, लाखों अपना कश्मीरी बहन भाइयों को शहीद किया जा चुका है और हज़ारों कश्मीरी ख़वातीन की अज़मतदारी उन्होंने की है और वहाँ पर हज़ारों नौजवानों को उठाकर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने डाला है और वहाँ पर तशद्दुद और उनकी शहादतें हुई हैं। तो पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत भी करता है और पाकिस्तान ने हर फोरम पे इस मसले को उठाया है। आपने रिसेंटली देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जब ये यूरोप के दौरे पर थे तो वहाँ पर जितना भी उनकी टॉक्स हुई उनमें कश्मीर सरफ़हरिस्त रहा। वहाँ पर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे थे उन्हें हाईलाइट किया। और फिर जर्मनी में आपने देखा कि जब चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने जो किरदार अदा करना चाहिए था, हर फोरम पर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाया गया है कश्मीर की को लेकर। अब्दुल हमीद लोन साहब जो हुर्रियत रहनुमा है, क्या वो इस चीज़ से मुतमईन है या कुछ समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ आगे की चीज़ होनी चाहिए? अब्दुल हमीद साहब, ज़रा आप बताइएगा, पाकिस्तान के किरदार की इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, भरपूर किरदार अदा किया है। आलमी फोरम पर पाकिस्तान ने जितनी आवाज़ उठानी चाहिए थी उतनी उठाई है। आप समझते हैं कि कुछ और भी ऐसा करना चाहिए कि दुनिया भर की नजरें जो हैं इस मसले की तरफ आएं और उसको हल करने में किरदार अदा करें? शुक्रिया। जिस तरह से मसले कश्मीर के जो है 3 अहम फरीक हैं, तो वहीं पाकिस्तान हमारा वकील भी है, मोहसिन भी है। पाकिस्तान की काविशों को हम सलाम पेश करते हैं, जहां 47 के बाद कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया और 5 अगस्त के बाद जब मोदी ने जो गैर कानूनी इकदामात उठाए, एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया, जहाँ हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था कि मसले कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए, मगर इस मनफी इकदाम ने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया, जहाँ कश्मीरियों की कुर्बानियों ने आलमी ऐवानों को झंझोड़ा। वहीं पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो भी काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान हमारा मोहसिन भी है, पुश्तबान भी है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही जो कश्मीरियों के जो इखलाकी, सियासी और सिफारती जो हमायत है उसका जारी रखने का अहद किया है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान कभी भी हमें तना नहीं छोड़ेगा। अगरचे आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं या जो इकानमी क्रंच है, टेररिज्म है, एनर्जी क्राइसिस है, मगर कश्मीर फिर भी तरजीहात में है। हुकूमत पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम, हम समझते हैं कि आप सब हमारे पुश्तबान हैं। मीडिया जो
जो है हमारी आवाज़ हैं, तो लिहाजा आप कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम दुनिया में जो है वो जाने की जरूरत है। अगरचे इस वक्त पूरी दुनिया बाखबर है कश्मीर से, और वो इस चीज़ को देखते भी हैं, तहम मुफादात जो है वो इखलाकियात की जगह मुफादात को देखा जाता है। ये बदकिस्मती है। वहीं हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जारियाना अंदाज में काम करना होगा। हम दुनिया के अंदर इनवॉइस भेजें, हम दुनिया के अंदर वेल वर्सेड पार्लियामेंटेरियंस भेजें जो कश्मीर पे। बहुत अच्छी बात की आपने अब्दुल हमीद साहब कि पूरी दुनिया के मफादात जो है वो सामने आ जाते हैं। इफ्तिखार साहब, जैसा कि आपने सुना, अब ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मफादात को ठेस भी ना पहुंचे, क्योंकि दुनिया भर कोई नहीं चाहेगा कि उनके मफादात को ठेस पहुंचे और उसके बाद ये मसला हल भी हो जाए, या इस जानिब कोई तवज्जो तो आए। क्या करना चाहिए ऐसा? जी देखें, लोन साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमें बाहर डेलीगेशन भेजने चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस भेजने चाहिए। आपने अब रिसेंटली देखा कि जब बिलावल साहब वहाँ पर गए जर्मनी में, तो जर्मनी की वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमायत की कश्मीर पर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कहीं भी कोई कमी नहीं रख रहा। और आप ये देखें कि जब पहली इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर के अंदर, तो उसमें भी भुट्टो साहब ने इस मसले को उठाया। और उसके बाद जब ये 94 में 10-12 दिसंबर को कासाब्लांका में इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, तो मुहतरमा बेनज़ीर पाकिस्तान को जो किरदार अदा करना चाहिए था, पाकिस्तान भरपूर तरीके से इन 75 सालों में किरदार अदा कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इफ्तिखार अहमद खान साहब का और अब्दुल हमीद लोन साहब का, जो हुर्रियत रहनुमा है और कश्मीर के हवाले से उन्होंने खुलकर बात की। प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम को पहुँचा। कल फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।